हेलो गाइस, वेलकम टू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बैच। और आज का हमारा टारगेट रहेगा रजिस्ट्रेशन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करना। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर आपको क्वेश्चंस कौन से पॉइंट के ऊपर आ सकते हैं, पहले अपन वो समझ के लेते हैं। एक तो सबसे पहले, जब आप लोग कंपल्सरी लायबल थे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, कंपल्सरी लायबल थे फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा अगर आपने एप्लीकेशन विद इन 30 डेज किया या आफ्टर 30 डेज किया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब हो सकता है। कैंसिल में दो बातें, एक तो आप सू मोटू कब कर सकते हो, मतलब सू मोटू डिपार्टमेंट कब कर सकता है, या तो आप लोग वॉलेंटरीली कब कर सकते हो। और अगर सू मोटू रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो रहा है तो उसके रिवोकेशन के क्या प्रोसेस रहेगा, है ना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड वाला, आप लोग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए कब लायबल रहोगे, कंपल्सरीली लायबल कब रहोगे, सेक्शन 22 एंड 24 के बारे में बात कर सकते हैं। या तो आप लोगों को एक क्वेश्चन ये आ सकता है, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन यानी कि सेक्शन 23 के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। या तो एक क्वेश्चन जिसके चांसेस काफी ज्यादा कम है बट रेयरली एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, आपका क्या बोलते हैं उसको, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इन सब बातों के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, मोस्ट लाइकली सबसे ज्यादा जो इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है वो बन जाएगा आपका ये वाला, एक रिवोकेशन वाला पॉइंट, सेकेंड कंपल्सरी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट। ये दो आपके लिए इनके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं एग्जाम के लिए। क्लियर है आप सबको। चलो स्टार्ट करेंगे। वापिस अपन क्या करेंगे, आंसर्स के जो जो क्वेश्चन है उसके जो जो सेक्शन है रेलेवेंट उसके प्रोविजन डिस्कस करेंगे, और कुछ आंसर्स में आप लोगों को एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करने के वो यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, चलो डिस्कस द रेलेवेंट प्रोविजन, राइट द करेक्ट कंक्लूजन एंड डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ गिवन एडवाइस। ठीक है, धरुण प्रोवाइड्स services as a business facilitator to Zio Bank Limited by facilitating in opening of bank account to villager in its rural branches in Punjab। देखो, अगर आप लोगों ने कभी एग्जेम्पशन चैप्टर पढ़ा रहेगा तो आपको मालूम है कि अगर कोई भी बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विसेज दे रहा है बैंक को या इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है, तो चेक करना ये सर्विसेज कहाँ दी जा रही है। अगर ये सर्विसेज आप लोग रूरल एरिया में दे रहे हो तो ये क्या बन जाएगा, आपका एग्जाम सर्विस मानी जाएगी। और अगर ये अर्बन एरिया में दे रहे तो ये सर्विसेज क्या बन जाएगी, टैक्सेबल बन जाएगी। ठीक है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन एग्जामेशन चैप्टर नहीं भी हुआ है तो इतना पॉइंट याद रख लो अभी आप, जो मैंने लिखा है कि बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक या इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दे रहा है तो कौन से रीजन के लिए सर्विस दे रहा। जैसे कि यहाँ पे सर्विसेज कौन सी रीजन के लिए दी जा रही है, रूरल ब्रांचेस, तो रूरल रहेगा तो एग्जेम्प्ट, अर्बन रहेगा तो टैक्सेबल। एंड उसको कमीशन इनकम आया भाई कितने रुपीस का, 22 lakhs इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। सो फार इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। उसके टैक्स कंसल्टेंट ने उसको एडवाइस दिया कि उसको लाइबल है वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, सिंस उसकी ग्रॉस रिसीट 20 लाख के ऊपर जा रही है, धरुण की कोई अदर रिसीट नहीं है, ऊपर वाली छोड़ गया। तो इसके अंदर है ना, इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने प्रोविजन के अंदर है ना 3 पॉइंट्स लिखने चाहिए। प्रोविजन के अंदर सबसे पहले आपने एग्जेम्पशन को रेफर करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये सर्विसेज आपकी क्या है, एग्जेम्प्ट है। फिर सेकंड, अपने सेक्शन 22 को रेफर करना चाहिए। देखो, अगर सेक्शन 22 को नहीं भी करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, बट अपन डिटेल में अगर आंसर देख रहे तो सेक्शन 22 का रेफरेंस दे दो, कौन से पर्सन लायबल रहते फॉर रजिस्ट्रेशन। और थर्ड, फिर आप लोग कौन सा ये दे दोगे, सेक्शन 23 पर्सन हु आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगेन मैं बताऊंगा, ये कंपलसरी लिखना है, ये कंपलसरी लिखना है, ये लिखना एग्जाम के अंदर क्या आपके लिए क्लियरली ऑप्शनल है। बट क्योंकि अपन डिटेल में आंसर देख रहे हैं, फर्स्ट आंसर है, इसके लिए अपन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ सब लोग मेरे साथ लिखना चालू करो। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है यहाँ पे, ओके एक ही मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला, प्रोविजन। चलो, मैं जितना रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम है ना उतना ही लिखता हूं इस केस में। ठीक है, एज पर सेक्शन 23, एज पर सेक्शन 23 ऑफ CGST एक्ट
comma any person engaged in exclusive supply of exempted or non-taxable goods or services is not liable for registration अंडर जीएसटी। ये बन गया आपका पहला वाला पॉइंट। प्रोविजन में आएगा आपका सेकेंड वाला पॉइंट। क्या लिखोगे सेकेंड पॉइंट में? सेकेंड पॉइंट के अंदर क्या लिखोगे आप लोग? एज पर एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी कॉमा एनी सर्विसेज provided by business facilitator to any bank for operations to be conducted in rural area are exempt from जीएसटी। ये आ गया आपका पॉइंट नंबर 2। क्लियर है? ये हो गया आपकी प्रोविजन। फिर किसके अंदर आओगे अभी आप लोग? फैक्ट्स लिखोगे। फैक्ट नंबर 1 क्या है? फैक्ट धरुन प्रोवाइड्स बिजनेस सर्विसेज एज बिजनेस फैसिलिटेटर टू जियो बैंक। एक ही मिनट है गाइस, सॉरी कुछ तो स्क्रीन में इशू आ रहा था, चलो देखेंगे। तो धरुन क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विसेज क्या बोल के? बिजनेस फैसिलिटेटर। किसको प्रोवाइड कर रहा है? बैंक को। ठीक है। Mr. Dharun is a business facilitator providing services to Jio Bank Limited. Services are with regards to operations in rural area. Mr. Dharun earned commission income of rupees 22 lakhs from such services. Mr. Dharun is unregistered under जीएसटी। अरे यार वापिस से एक ही मिनट है गाइस, सॉरी गाइस कुछ तो प्रॉब्लम था। चलो सब सॉर्ट हो गया अभी। तो ये अपन ने यहाँ पे सारे फैक्ट्स लिख दिए। अगर फैक्ट्स लिखने का टाइम पे स्क्रीन खराब रहेगी तो अभी एक सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज कर लो और ये सारे फैक्ट्स को आप लोग लिख लो। ठीक है, लिख लिया फैक्ट्स को। चलो नेक्स्ट पॉइंट। फैक्ट्स आने के बाद अपन किसके ऊपर आएंगे अभी? कंक्लूजन। और एग्जाम में कंक्लूजन का लाइन किससे स्टार्ट होगा आपका? हमेशा पहला रेफरिंग टू अबव प्रोविजंस एंड facts of the case, comma we hereby conclude that since Mr. Dharun is engaged in supplying only those services which are exempted from registration, नहीं आएगा, from GST, comma he is not liable for
registration under GST as per section 23, ये बन जाएगा आपका पॉइंट पहला वाला। दूसरा, hence advice given by tax consultant is incorrect and Mr. Tarun is not liable for registration irrespective of टर्नओवर। ये बन जाएगा आपका पॉइंट। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्या? देख लो सब लोग एक बार। चलो बढ़ू आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। Nessa Mani started his business activities in the month of Feb 2022 in the state of Orissa. He provides the following information: आउटवर्ड सप्लाई दिया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स दिया हुआ है टू हिज ब्रांच, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स दिया हुआ है, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज दिया हुआ है ऑन विच टैक्स आर पेबल अंडर आरसीएम, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज दिया ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम। From the following information given above, compute the aggregate turnover and also decide whether he is required to get registration. Assume that amount given are exclusive of taxes. ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन को, अभी एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहले ना इसके अंदर अपन सेक्शन 26 के हिसाब से एग्रीगेट टर्नओवर निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अपन रेफर करेंगे सेक्शन 22 को और देखेंगे क्या उसका टर्नओवर इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये पॉइंट को भी देख लेंगे। और ये यहाँ पे अगर एप्लीकेबल नहीं हुआ तो हम लोग ये चेक करेंगे क्या उसने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया है जिसके वजह से वो सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो गया। ये तीनों बातें अपन यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। ये आपका तीनों पॉइंट आंसर के अंदर आएंगे। तो ये आंसर अपन कैसे लिखेंगे एग्जाम के अंदर, चलो उसके बारे में देखते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट नंबर 1, ठीक है। As per section 26, aggregate turnover means aggregate turnover is calculated as ऐसे लिखें। पहला, value of all taxable supply except inward supply on which tax is paid under RCM। दूसरा, value of exempt supply। थर्ड, जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई लिख दो या तो क्या लिख दो, एक्सपोर्ट लिख दो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फोर्थ पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन सेम पैन बट does not include taxes charged under this act, है ना। इधर एक लाइन को लिख देना, टू बी कंप्यूटेड ऑन पैन बेसिस। ये हो गया आपका एग्रीगेट टर्नओवर। फिर सेकेंड पॉइंट आप लिख दोगे, एज पर सेक्शन 22, एनी पर्सन कैरिंग आउट बिजनेस इन ओडिशा
is required to is required for is required to get registered under GST Act if his turnover exceeds rupees 40 lakhs, if he is providing only supply of goods 20 lakh limit, if providing any सर्विसेज। ये हो गया सेक्शन 22। अभी अगर आपको याद रहेगा सेक्शन 24 के हिसाब से, सेक्शन 24 कि अगर आप लोग इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। वो पॉइंट को भी यहाँ पे लिख दो, एज पर सेक्शन 24 कॉमा एनी पर्सन मेकिंग interstate supply of goods is liable for registration under GST। ये पॉइंट को यहाँ पे लिख दो। देख लो इतनी हो गई आपकी सारी प्रोविजंस। देख लो यहाँ तक प्रोविजन सारी क्लियर है क्या? चलो क्लियर है यहाँ तक? थर्ड पॉइंट में भी अपन क्या करेंगे ना, यहाँ पे कंप्यूटेशन करेंगे। थर्ड पॉइंट नहीं, फोर्थ पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। ये प्लीज आप लोग पूरा लिखना एग्जाम में। यहाँ पे आया आपका पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आया आपका अमाउंट इन रुपीस। चलो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आया आउटवर्ड सप्लाई ऑफ पेट्रोल। पहला क्या आया? आउटवर्ड सप्लाई ऑफ पेट्रोल कितना आया? 4 लाख रुपीज। इसका रीजनिंग इधर ही लिख दो। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स ऑल्सो। सेकेंड वन किसका है? ट्रांसफर ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स टू हिज ब्रांच। ट्रांसफर टू पंजाब ब्रांच। रीजनिंग में लिख दो, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन सेम पैन। कितना है ये? 2 लाख। थर्ड पॉइंट किसकी बात कर रहा? आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय हिज ब्रांच इन उत्तर प्रदेश। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ यूपी ब्रांच कितने रुपीस का है? 5 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स all taxable supplies calculated pan wise। outward supply of services on which tax is payable under RCM। तो इधर मैं ऐसे लिख दूंगा आउटवर्ड RCM सप्लाईज कितने रुपीस का? ये 6 लाख। तो इनवर्ड RCM is not included
in aggregate turnover, but outward RCM supply is included। इधर आएगा, अच्छा लास्ट वाला कौन सा पॉइंट है, इनवर्ड आरसीएम, इनवर्ड आरसीएम सप्लाई डैश नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। तो इधर आएगा टोटल, टोटल नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर। कितना आ रहा, 4 and 2 6 and 5 11 and 6 17 लाख, 17 लाख। ठीक है, कौन सा पॉइंट है अपना, फोर्थ पॉइंट, नंबर 5। सिंस पर्सन का नाम क्या ये वाले, नेसा मानी, सिंस नेसा मानी इज providing is supplying goods and his aggregate turnover is below threshold limit, comma, he is not liable for registration under GST under section 22. However, since he is engaged in interstate supply, comma, he is liable for registration under section 24। ऐसा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। देख लो यहाँ तक सब, थोड़ा सा बड़ा हो गया आंसर, पर एग्जाम में अगर 7 मार्क्स के लिए आया तो थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। क्लियर है, तो आंसर्स हो गए। चलो बिना टाइम वेस्ट किए थर्ड पे बढ़ेंगे। पहले एक बार अगर इसमें से कुछ लिखना बाकी है तो देख लो आप लोग, सब लोग आराम से देखा सबने। चलो बढ़ेंगे अभी आगे। State any 5 circumstances under which proper officer can cancel the registration on his own account। डिपार्टमेंट सुमो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब कर सकता। नंबर 1, अगर आपने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया और आपने 6 मंथ्स के अंदर कोई भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता। दूसरा, अगर आप लोगों ने कोई भी 6 मंथ्स के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया, 6 मंथ्स के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया, या तो अगर आप लोग QRMP स्कीम के अंदर हो और आपने 2 टैक्स पीरियड, अच्छा 2 टैक्स पीरियड यानी कि 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ्स के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अगर आप लोग सेक्शन 10 वाले पर्सन हो और जो आपका ड्यू डेट रहता है, ड्यू डेट उसके बाद में अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया 3 मंथ्स के लिए तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम पे कोई भी फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट किया तो आपका रजिस्ट्रेशन लायबल है कैंसिलेशन के लिए। फिर अगर जो भी अपने डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां से बिजनेस नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन लायबल है कैंसिलेशन के लिए। अगर आपने किसी को सप्लाई किया सिर्फ टैक्स इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज तो आपका रजिस्ट्रेशन लायबल है कैंसिलेशन के लिए। ठीक है, फिर 7, अगर आप लोगों ने वायलेशन किया एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर का, एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर अंडर सेक्शन 171 तो आपका रजिस्ट्रेशन है लायबल फॉर कैंसिलेशन। फिर पॉइंट नंबर 8, अगर आपने रूल 10A जो बैंक डिटेल्स है उसका वायलेशन किया तो आपका रजिस्ट्रेशन इज लायबल फॉर कैंसिलेशन। क्लियर है, ये सारे पॉइंट आप लोग इसमें से कोई भी 5 को एग्जाम के अंदर लिख देना। क्लियर है, चलो वही पॉइंट जहाँ पे लिखे हुए रहेंगे। फिर और भी कुछ एडिशन है, अपन ने थोड़े से लिख दिए यहाँ पे। फिर बताओ, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज कैंसल्ड सू मोटू बाय प्रॉपर ऑफिसर। देखो रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन 2 टाइप का हो सकता। ऑफिस इशू आ गया,
सॉरी, कुछ तो वापिस से इशू आज पता नहीं स्क्रीन में क्यों आ रहा है। चलो अपन ये देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 4। ठीक है, मैं इसका आंसर थोड़ा सा ब्रीफ में लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 किसकी बात करता है, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। ठीक है, थोड़ा सा ये प्रोसेस को ही अपन यहाँ पे लिख देंगे। आपका रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए जो आपका कैंसिलेशन है वो कैसे हुआ था वो देखो। अगर बाय पर्सन हिमसेल्फ हुआ था, बाय पर्सन हिमसेल्फ, तो कहना है इससे इस केस में रिवोकेशन इज नॉट पॉसिबल, रिवोकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और अगर आपका रिवोक आपका कैंसिलेशन सू मोटू बाय डिपार्टमेंट हो रहा था, सू मोटू बाय डिपार्टमेंट, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो टू प्रॉपर ऑफिसर विद इन 90 days ऑफ कैंसिलेशन, है ना। और ये टाइम लिमिट एक्सटेंड हो सकता है। आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो जॉइंट कमिश्नर को, या तो आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो एडिशनल कमिश्नर को, या तो आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो सीधा कमिश्नर को, है ना, विद इन 180 days आफ्टर 90 days, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 days, अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज रहा तो। और यहाँ पे जब आप लोग रिवोकेशन के लिए फाइल कर रहे हो और अगर आपका रिवोकेशन हुआ था ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है, देख लो ये वाला पॉइंट याद कर, चलो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। केस 1 क्या हुआ, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ कैंसिल, है ना, क्योंकि आपने ये पीरियड के लिए रिटर्न्स फाइल नहीं किए थे, रिटर्न फाइल नहीं किए थे, और आपका रजिस्ट्रेशन ये डेट से कैंसिल हो रहा है, मतलब आज की डेट से कैंसिल हो रहा है क्योंकि आपने पहले वाले रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किए। तो यहाँ पे जब आप लोगों को रिवोकेशन फाइल करना पड़ेगा तब ये सारे कहना है इससे रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, फाइल करने पड़ेंगे प्रायर टू एप्लीकेशन ऑफ, प्रायर टू रिवोकेशन एप्लीकेशन, रिवोकेशन का एप्लीकेशन करने के पहले आप लोगों को वो रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। सही है। और समझो अगर आप लोगों ने ये पीरियड के लिए रिटर्न्स फाइल नहीं किए और आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है फ्रॉम दिस डेट, फ्रॉम दिस डेट, तो जब से आपका रिवोकेशन हो जाएगा वहां से विद इन 30 days आप लोगों को ऑल रिटर्न्स को फाइल करना पड़ेगा। अरे यार वापिस से स्क्रीन को प्रॉब्लम आ गया। गाइस सो सॉरी यार, आज इतनी तकलीफ हो रही है, सो सॉरी। मैं ट्राई करूंगा अभी वापस से ना हो, पर ये देख लो ये सब मैंने स्क्रीन के ऊपर इसका एक समरी बनाया हुआ है। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, सब लोग लिख लो, स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो डन है यहाँ तक, डन है क्या, 3 ही क्वेश्चन हुए, 3 नहीं 4 खाली, बहुत सारे बाकी है, चलो देखते भी। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर क्यू एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है गुजरात का, इज अ ट्रेडर ऑफ टैक्सेबल नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, इट मेक सप्लाइज टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, टर्नओवर इज 18 लाख, एक्सप्लेन विद द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर कैजुअल टैक्स पर्सन अंडर GST, examine whether Mr. Q is liable for registration or not. Will your answer be different if Mr. Q is trading in taxable notified product instead of taxable notified handicraft goods? ठीक है, चलो यहाँ पे इसका आंसर लिखना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 5। सब लोग मेरे साथ आ जाओ, सब लोग लिखना चालू कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले अपन क्या रेफरेंस देंगे, अपन रेफरेंस देंगे सेक्शन 24 का। सेक्शन 24 बोलता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। फिर अपन रेफरेंस देंगे सेक्शन 23 का, हाउएवर अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सिर्फ हैंडीक्राफ्ट गुड्स के अंदर डील कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट है। फिर अपन केस 1 में ये लिखेंगे कि क्योंकि वो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। बट केस 2 के अंदर जब वो टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो यहाँ पे आ जाएगी आपके प्रोविजंस,
पहला, एज पर सेक्शन 24, every casual taxable person is compulsory liable for registration irrespective of his turnover. ये हो गया पॉइंट नंबर 1. As per section 23, if a casual taxable person, तुम लोग पूरा लिखना, is engaged in supply of handicraft goods, he is not liable for registration under GST. ठीक है, फिर आगे आपका फैक्ट्स एंड कंक्लूजन. इन केस 1, कॉमा, क्या नाम है उसका, मिस्टर क्यू, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इज engaged in interstate supply of notified handicraft goods and is not liable for registration as per section 23. Second, in case 2, Mr. Q, a casual taxable person, is engaged in interstate supply of taxable goods and is hence compulsorily liable for registration as per section 24 irrespective of his turnover. ऐसा आंसर आएगा. देख लो, स्क्रीन आपके सामने है. कोई पॉइंट लिखना बाकी है तो फटाक से लिख लो, और अगर लिख के हो गया है तो 1 मिनट का टाइम में रीड कर लो. चलो, डन है यहाँ तक. बढ़ू आगे, आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 6. Examine the following cases and explain with reason whether the supplier is liable to get registered in GST. Krishna of Himachal Pradesh is exclusively engaged in intrastate taxable supply of ready-made suits. His turnover in the current financial year from Himachal Pradesh showroom is 25 lakh. He has 2 more showroom, one in Manipur and another in Sikkim, with a turnover of 15 lakh and 18 lakh respectively in current financial year. चलो पहले वाले का आंसर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पॉइंट का ए. As per
section 22 comma any person exclusively engaged in supply of goods in Himachal Pradesh is liable for registration if his aggregate turnover is more than 40 lakhs, है ना। देखो अगर ये यहाँ पे 40 lakhs का नहीं, यहाँ पे अगर वो मणिपुर में बिजनेस कर रहा तो लिमिट कितना आ जाता, मणिपुर मिजोरम सिक्किम, मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड के लिए लिमिट कितना है 10 लाख, सिक्किम के लिए लिमिट कितना है 20 लाख। इन्होंने स्टार्ट किससे किया, हिमाचल प्रदेश। अपन हिमाचल प्रदेश के लिए कितना लिख रहे हैं 40 लाख, क्योंकि अपने को मालूम है इसका टर्नओवर 25 + 15 + 18 या 40 के ऊपर जाने ही वाला है। अरे हाँ या नहीं, चलो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल सप्लाईज to be computed on PAN basis. Thus, turnover of Mr. इसका नाम क्या है कृष्णा, aggregate turnover of Mr. कृष्णा is कितना दर है 25 + 15 प्लस कितना लगता 18 is equal to 58 lakhs. Since his aggregate turnover is more than threshold limit, comma, he is liable for registration in all states of the union territories from where he is making outward taxable supply, that is Himachal Pradesh, Manipur and सिक्किम। देखो ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा, और एक मैं ऐसा टाइप का आंसर लिख के बताता हूँ, बाद में जब ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो गए तब इतना डिटेल में अपन नहीं लिखेंगे। पढ़ लो एक बार, सारे पॉइंट समझेगा आपको यहाँ तक, सारे पॉइंट्स आपने लिखे क्या यहाँ तक देख लो। चलो हो गया, बढ़ो आगे। और एक क्वेश्चन ऐसा डिटेल में लिखेंगे अपन। देखो, अंकित ऑफ तेलंगाना इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ फुटवेयर, हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 25 लाख। चलो ये तो एकदम सिंपल है, आप लोग यहाँ पे क्या लिख दोगे, कोई भी पर्सन अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स बेच रहा है, एक्सक्लूसिवली गुड्स, और कहाँ पे बेच रहा है, ये कहाँ पे बिजनेस कर रहा है तेलंगाना में, तो तेलंगाना के लिए लिमिट कितना है तेलंगाना, तो एज पर सेक्शन 22 अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 20 लाख, एग्रीगेट टर्नओवर किससे ज्यादा रहना चाहिए 20 लाख से, तो ही इज कंपल्सरी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे ये बंदा किसका बिजनेस कर रहा है, सिर्फ बिजनेस कर रहा है फुटवेयर का, बट उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना दिखाया गया हुआ है, उसका एग्रीगेट टर्नओवर 25 लाख इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख, hence is required for compulsory liable for registration। ये आपको पॉइंट नंबर 2 में लिखना है।
पॉइंट नंबर 3, आकाश एक उत्तर प्रदेश का है जो कि बिजनेस कर रहे हैं इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ पान मसाला, बट टर्नओवर कितना है उसका 30 लाख। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर कोई भी पर्सन गुड्स का एक्सक्लूसिवली बिजनेस कर रहा है यूपी में, तो उसके लिए लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन कितना है 40 लाख। हाउएवर आपको ये लिखना है कि लिमिट जो है वो लिमिट रेड्यूस हो जाती है 20 लाख की अगर बंदा कौन सा बिजनेस कर रहा है, पान मसाला। यहाँ पे वो बंदा पान मसाला का बिजनेस कर रहा है इन दिस केस, एंड उसका एग्रीगेट टर्नओवर इज 30 लाख विच इज ग्रेटर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, हिंस ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये आपको पॉइंटर्स लिखने के हैं, समझा क्या? क्लियर है क्या सारे पॉइंट्स? चलो अगला क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजन of section 29 read with rule 21A of CGST rule related to the suspension of registration, if registered person has applied for cancellation of registration, what is the period and manner for suspension of registration? देखो अगर आप लोग खुद होके कैंसिलेशन कर रहे हो रजिस्ट्रेशन का, और तो आपका सस्पेंशन पीरियड चालू कब से होता, डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन, जिस दिन आपने क्या किया एप्लीकेशन किया वो डेट, और डेट मेंशन्ड इन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन, विचएवर इज लेटर। मतलब समझो अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन किया 20 मई के दिन, 20 मई के दिन आपने क्या किया एप्लीकेशन किया, और आपने बोला मेरा रजिस्ट्रेशन मेरे को करना है कैंसिल, मेरा रजिस्ट्रेशन मुझे क्या करना है कैंसिल आपने बोला 15 मई से करना है, आपका सस्पेंशन चालू कब से होगा 20 में। आपने बोला मुझे कैंसिलेशन करना है 20 मई से, आपका सस्पेंशन कब से चालू होगा 20 में। और अगर आपने बोला मुझे कैंसिलेशन करना है 1 जून से, तो आपका सस्पेंशन कब से चालू होगा 1 जून से सस्पेंशन चालू होगा। ये रहा एग्जाम्पल, ये रहा कंटेंट, एक बार देख लो पढ़ लो, किसी को कुछ लिख के लेना है तो फटाफट लिख के ले लो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। चलो हो गया, देखिए आप सबका बढ़ू आगे, बढ़ू क्या गाइज? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे, ये बात तो पसंद नहीं आ रही मेरे को। वीडियो सब लोग देख रहे, लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, करो ना कमेंट, जीएसटी में कॉन्फिडेंस आ रहा है, मेरे को भी कॉन्फिडेंस आएगा और अगले लेक्चर्स आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊँ। चलो क्वेश्चन नंबर 8, बीबीडी प्राइवेट लिमिटेड गुजरात का है, एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर एंड कर रहा है प्रोडक्ट, सेल कर रहा है प्रोडक्ट जेड विच इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी विथ नोटिफिकेशन इशूड अंडर जीएसटी लेजिस्लेशन। तो ये पॉइंट देखने के बाद मेरे को एक बात सबसे पहले समझ में आ गई, मुझे लिखना पड़ेगा सेक्शन 23 क्या बोलता। सेक्शन 23 बोलता अगर पर्सन कोई भी एक्सक्लूसिवली ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जो कि लायबल नहीं है फॉर फॉर टैक्स अंडर जीएसटी, तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ये मेरा प्रोविजन का पॉइंट नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। Turnover of the company in previous year 18-19 was 50 lakh. Company expects the sale to grow by 10% in 1920. Okay. However, with effect from 1/1/2020, exemption on Z was withdrawn by central government. अच्छा, 1920 फाइनेंशियल ईयर में एग्जेम्पशन को विड्रॉ किया और उसको 5% टैक्सेबल कर दिया। करंट ईयर का कंपनी का टर्नओवर था 42 लाख। बीबीडी ये बोल रहा है कि उसको इस साल में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या वो सही बोल रहा है क्या?
देखो मैं आप लोगों को वापिस से इसके ना सब ये बता देता हूँ आंसर में क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए। सबसे पहले आप लोग कोट करोगे सेक्शन 23 कि अगर पर्सन कोई भी एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, एग्जाम सप्लाई, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। ये सेक्शन 23 ने बोला है। सेकेंड सेक्शन 22 बोलता है कि अगर पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट, इज मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट, और वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, वो क्या कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर पॉइंट ये हो गए आपका, अगर प्रोविजन फैक्ट्स अलग अलग नहीं लिखने तो पॉइंटर्स में ऐसे आंसर लिखना। फिर पॉइंट नंबर 3 में लिखना कि उसका टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 18-19 वाज कितना था, 40 था, 50 लाख था, 50 लाख, कितना था, 50 लाख, और करंट फाइनेंशियल ईयर का उसका टर्नओवर मतलब 19-20 का ऑलरेडी कितना हो गया था, 42 लाख। अभी उसका एग्जाम सप्लाई क्योंकि क्या बन चुका है, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई क्या बन चुका है, टैक्सेबल सप्लाई, तो वो अभी सेक्शन 23 में कवर नहीं रहेगी। सेक्शन 22 बोलता कि अगर किसी भी पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये बन जाएगी आपके सारे आंसर्स के पॉइंट्स। देखो एक बार अपन देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अगर कोई भी पर्सन एक्सक्लूसिवली इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर रहे हैं गुड्स का, उसके लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट कितना है, 40 लाख। ये कौन से सेक्शन का रेफरेंस आ गया, 22। ठीक है, अगर पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज कर रहे हैं गुड्स विच आर नॉट लायबल फॉर टैक्स और होली एग्जाम, तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, आ गया सेक्शन 23 का रेफरेंस। ठीक है, जब तक ये एग्जाम सप्लाई कर रहे थे तब तक उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। दो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकता था, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन यानी कि सेक्शन 25(3) में ले सकता था, बट वो कंपलसरी, ही वाज नॉट रिक्वायर्ड। सेक्शन 22 बोल लो या 24 बोल लो, उसमें रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड था नहीं, बट क्योंकि अभी उसका सप्लाई क्या बन चुका है, टैक्सेबल सप्लाई, और उसका टर्नओवर कितने से ज्यादा है, इस साल का 40 लाख से ज्यादा है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम गिवन टाइम पीरियड। ये सारे पॉइंट्स अपन ने ऑलरेडी इधर लिखने में देख लिए थे, ये सारे पॉइंट्स वो नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, रिपीट क्वेश्चन दिखेगा। अगर कोई भी बंदा जम्मू में बिजनेस कर रहा है, टोबैको का बिजनेस कर रहा है, पान मसाला का बिजनेस कर रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, 24 लाख। आप आंसर में क्या क्या लिखोगे, अगर पर्सन सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसके लिए सेक्शन 22 ने लिमिट कितना लगाया हुआ है रजिस्ट्रेशन का, 40 लाख। बट अगर वो बंदा पान मसाला का बिजनेस कर रहा है तो ये लिमिट 40 लाख का कम होके कितने पे आ जाएगा, 20 लाख। पॉइंट नंबर 3, इन गिवन केस वो बंदा किसका बिजनेस कर रहा है, पान मसाला, और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 24 लाख इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड लिमिट, इट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट कितने का था आपका, 20 लाख का, हेंस उसके लिए रजिस्ट्रेशन क्या बन जाएगा, कंपलसरी बन जाएगा। कौन से सेक्शन के अंदर बन जाएगा, 22 के अंदर। ठीक है क्या, फिर एक बंदा है लेप्चा, किधर का बंदा है, मिजोरम, क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ पेपर्स कर रहा है, कितने रुपीस का कर रहा है, 30 लाख। देखो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, यहाँ पे सेक्शन 22 ने क्या बोला हुआ है, अगर बंदिया तू मिजोरम में बिजनेस कर रहा और तू क्या बेच रहा है, या तो गुड्स दे रहा है या तो सर्विस दे रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, अगर तेरा एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 10 लाख यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे ये बंदे का एग्रीगेट टर्नओवर 13 लाख इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट कितने का था, 10 लाख, इसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। ठीक है, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ लेप्चा इज लोकेटेड इन मेघालय। देखो मेघालय के लिए लिमिट कितना है, 20 लाख। अगर लेप्चा मेघालय में रहता था तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना था, 13-14 लाख था ना कुछ, तो भी 13 और 14 लाख था ना, हाँ, उसका एग्रीगेट टर्नओवर 13 लाख वुड बी लेस देन थ्रेशोल्ड लिमिट। कितने का था थ्रेशोल्ड लिमिट, 20 लाख का। हेंस इस केस में उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ये आएगा आपका आंसर।
समझा क्या? चलो, state in brief whether the following suppliers are required to be registered. S.N. Gupta of Rajasthan is engaged in trading of taxable good on his own account and also acting as an agent of Rishi of Delhi. उसका टर्नओवर खुद के अकाउंट पे था 12 लाख एंड 9 लाख था प्रिंसिपल के अकाउंट में. बोथ टर्नओवर आर इंट्रास्टेट सप्लाई. आपको यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा सेक्शन 24 का. सेक्शन 24 बोलता अगर कोई भी पर्सन एजेंट बोल के काम कर रहा है, क्या बोल के काम कर रहा है? एजेंट बोल के काम कर रहा है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन क्या आएगा? कंपलसरी होगा. उसके लिए रजिस्ट्रेशन क्या होगा? कंपलसरी. एक काम करना, इसको पॉइंट 2 कर देना. पॉइंट 1 में आप लोग लिख देना सेक्शन 22 बात करता है एग्रीगेट टर्नओवर. एग्रीगेट टर्नओवर आप ओन के बिहाफ पे बेचो या प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेचो, आपको रजिस्ट्रेशन वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर के आ जाएगा, अंदर आ जाएगा. फिर सेक्शन 22 के हिसाब से इस केस में वो बिजनेस कहाँ पे कर रहा है? राजस्थान में कर रहा है. और राजस्थान में वो सिर्फ गुड्स बेच रहा है. उसका लिमिट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर कितने रुपीस का हो रहा है? 12 and 9 21 लाख का हो रहा है, विच इज लेस देन 40 लाख का लिमिट. तो सेक्शन 22 के हिसाब से वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है. बट सेक्शन 24 ने बोला है कि अगर आप लोग एजेंट बोल के किसी के बिहाफ पे बिजनेस कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर, आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है. वो पॉइंट को यहाँ पे लिख देना. Since S.N. Gupta is acting as an agent of Rishi of Delhi, he is required to obtain registration compulsory under GST law under section 24. कर लो रीड ये वाला पॉइंट. मैं एक सेकंड सिर्फ पानी पी रहा हूँ, आप लोग फटक से रीड कर लो. चलो हो गया रीड करके. अगला पॉइंट किसकी बात कर रहा है? चलो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है. अपन उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे लिख देते. देखो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब एक ऐसा पर्सन जो उस स्टेट में बिजनेस करने के लिए जा रहा है जहां पे उसका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है. ये बंदा बिजनेस करने के लिए जाता है टेम्पररी पीरियड के लिए. कितने, कौन से पीरियड के लिए? टेम्पररी पीरियड. टेम्पररी पीरियड यानी कि जितने दिन उसने मेंशन किए हैं इन एप्लीकेशन, जितने दिन उसने क्या किया? मेंशन किए इन एप्लीकेशन, और 90 डेज विच एवर इज लोअर. इसको एक बार और ये मिलता है, एक्सटेंशन मिलता है. एक्सटेंशन मिलता है. मैक्सिमम कितने दिन का मिल सकता है? 90 डेज का. और एक्सटेंशन कितनी बार मिल सकता है? ओनली वंस मिल सकता है. इसको रजिस्ट्रेशन से पहले एडवांस में क्या करना पड़ता है? टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है. ये बन जाता है आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. सेम नीचे और एक क्वेश्चन आएगा नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसको भी अपन यहाँ पे सुन के लेते. नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन यानी कि इंडिया के बाहर का बंदा इंडिया में टेम्पररी बिजनेस करने के लिए आ रहा है. टेम्पररी बिजनेस यानी कि मैक्सिमम 90 डेज. उसको मैक्सिमम एक बार एक्सटेंशन मिल सकता है और 90 डेज के लिए, है ना. उसको भी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन करने के पहले एडवांस में जो भी टैक्स लायबिलिटी है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा विद गवर्नमेंट. समझा क्या? समझा क्या? जल्दी से बताओ, कमेंट करो. जीएसटी इजी है, जीएसटी स्कोरिंग है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कुछ तो कमेंट करो यार. चलो ठीक है. सेक्शन 23 के हिसाब से आपको अभी वो पर्सन बताने हैं. सेक्शन 23 के हिसाब से हुआ नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. चलो, सबसे पहले अगर पर्सन कोई भी एक्सक्लूसिवली ऐसा सप्लाई कर रहा है विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, तो 23 बोलता भैया तू रजिस्ट्रेशन ले मत.
फिर सेकेंड वाला पॉइंट बात करता है, अगर कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट है और वो आउट ऑफ कल्टीवेशन फ्रॉम ओन लैंड कोई भी सप्लाई कर रहा है, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। थर्ड पॉइंट, अगर तुम्हारा होल सप्लाई, जो भी तुम लोग सप्लाई कर रहे हो वो आरसीएम पे टैक्सेबल है, तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है ऑफ सर्विसेज अप टू 20 लाख, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। अगर कोई भी पर्सन नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई कर रहा है, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई कर रहा है इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अप टू 20 लाख, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। बस वही पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं। समझा क्या? इधर होली एग्जाम लिखा है, उन्होंने नॉन टैक्सेबल को अलग से लिखा है, अपने ने नॉन टैक्सेबल लिखा नहीं था, एग्जाम लिखा था। एग्जाम के साथ वो वर्ड को भी ऐड कर दो, एग्जाम और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये दोनों इसको ऐड कर दो। ठीक है, ठीक है क्या? चलो, फिर ये आ गया आपका एनआरटीपी वाला पॉइंट, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो मैंने ऑलरेडी अभी आप लोगों को समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 14, चलो इसको एक अपन लिखेंगे, क्योंकि अपने को यहाँ पे क्या निकलना है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे उसका सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, 20 लाख का लिमिट एक्सीड हो रहा है, 25 अगस्त को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, 19 सितंबर को रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो रहा है, 29 सितंबर को इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 14। चलो एक प्रेजेंटेशन बताता हूँ इसका कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 14, बिजनेस कहाँ पे हो रहा है? मधु लिमिटेड का पंजाब में, सप्लाई ऑफ सर्विस। पहला पॉइंट, एज पर सेक्शन 22 कॉमा एनी पर्सन प्रोवाइडिंग supply of services in Punjab is liable for registration if aggregate turnover exceeds rupees 20 lakhs। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इफेक्टिव डेट ऑफ registration shall be following in case of compulsory registration. A, where application is made within 30 days date on which he was liable for registration. B, where application is made after 30 days, तो क्या आएगा? डेट ऑन विच रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वॉज ग्रांटेड। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी प्रोविजन। पॉइंट नंबर 3, इन केस 1 कॉमा, ऐसे लिख देते, नहीं तो चलो, इन गिवन केस कॉमा टर्नओवर ऑफ मधु लिमिटेड exceeded threshold limit of 20 lakhs on 25th
August 2017 and was thus liable for registration on 25th August 2017 if application is, अच्छा रुको, and इधर ये पॉइंट ऐड कर देते, and was granted सर्टिफिकेट ऑन, सर्टिफिकेट कौन सी दिन पे मिल रहा था, नहीं चलो ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इफ, नहीं इफ भी नहीं आएगा, ऐसे लिखिएगा, सॉरी, इन केस 1 कॉमा एप्लीकेशन was made for registration as on, कब किया था एप्लीकेशन, 19 सितंबर, on 19 September, that is within 30 days of becoming liable for registration and was granted certificate on, सर्टिफिकेट तो मिला था 29 सितंबर, since application was made within 30 days, कॉमा तुम लोग पूरा लिखना रहे, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी डेट ऑन विच ही वॉज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, दैट इज 25th August 2017 in case when application was made on, केस 2 में एप्लीकेशन कब हो रहा था, 27 सितंबर, और वो लायबल कब हो गया था रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, 25 अगस्त, यानी कि 30 डेज से ज्यादा हो गया। इन केस वेयर एप्लीकेशन वाज मेड ऑन 27 सितंबर, दैट इज आफ्टर 30 डेज, कॉमा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन will be date on which registration certificate is granted, that is 5th October 2017। ये वाला थोड़ा सा आंसर ध्यान से देख लो क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पूरी कर रहा हूं, एक बार आराम से रीड कर लो सब लोग, अगर कुछ लिखना बाकी है तो वीडियो को पॉज करके लिख लो। हो गया लिख के, पढ़ लिया गया, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा करके पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बताओ, वेदर सप्लायर ऑफ गुड्स इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। रुद्रा बिल्डर्स है, इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहा है बिल्डिंग ब्रिक्स का, एग्रीगेट टर्नओवर कितना रहा उसका, 23 लाख रुपीस का उसका एग्रीगेट टर्नओवर आ रहा है। बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए लिमिट कितना है भैया आपका, 40 लाख के लिए लिमिट है ना, सॉरी बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए भी आपका लिमिट कितना दिया गया हुआ है, 20 लाख के लिए दिया हुआ है। हेंस ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज टर्नओवर इज मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट। बिल्डिंग ब्रिक, पान मसाला, एरिएटेड वाटर सबके लिए लिमिट आ जाता है आपका 20 लाख वाला, ठीक है। देखो 40 लाख फॉर रेस्ट ऑफ द इंडिया, गुड्स के लिए 40 लाख है, बट अगर कोई भी पर्सन ऐसा सप्लाई करे जैसे कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स,
बिल्डिंग ब्रिक्स, फॉसिल मिल्स, अर्दनिंग रूफिंग टाइम, आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको और टोबैको सब्स्टिट्यूट, उनके लिए लिमिट कितना हो जाता है 20 लाख। याद है क्या, जो मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉम्पोजिशन डीलर नहीं रह सकते एक्सेप्ट एरिएटेड वाटर, अगर वो ट्रेडिंग कर रहे कोई चीज का तो उसके लिए लिमिट 20 लाख का आ जाता है। समझा क्या? हीरा है हिमाचल प्रदेश का, क्या बेच रहा है, इंटरशेड सप्लाई कर रहा है फुटवेयर, उसका टर्नओवर था 32 लाख, नागालैंड से टर्नओवर था 11 लाख, टोटल कितना हो गया 43 लाख, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन 16 किसकी बात करता, मिस्टर एक्स था हरियाणा का, उसको बिजनेस बनाने का था ऑफ सप्लाइंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल ऑन साइट इन हरियाणा। उसने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया सेक्शन 25(3) के अंदर। कौन से मंथ में लिया, अप्रैल में लिया। उसने दिसंबर तक बिजनेस चालू नहीं किया। देखो अप्रैल में रजिस्ट्रेशन लिया, अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने तक बिजनेस चालू नहीं किया तो डिपार्टमेंट उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता। डिपार्टमेंट ने उसका रजिस्ट्रेशन टू कैंसिल किया, कब किया, दिसंबर में। एग्जामिन वेदर द एक्शन टेकन बाय ऑफिसर इज वैलिड इन लॉ, यस, क्योंकि वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेने के विद इन 6 मंथ्स अगर बिजनेस कमेंस नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड सू मोटू बाय डिपार्टमेंट। मिस्टर एक्स ने अप्लाई किया फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन आफ्टर 140 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन कैन बी मेड ओनली विद इन 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर। मिस्टर एक्स का क्या बोलना है कि पीरियड ऑफ सबमिशन में भी एक्सटेंडेड ऑन द सफिशिएंट ग्राउंड बीइंग शोन। बराबर बोल रहा ना मिस्टर एक्स। सबसे पहले आपको 90 डेज के अंदर एप्लीकेशन करना है ऑफिसर के पास, बट अगर 90 डेज में आपका एप्लीकेशन नहीं हो पाया ना, अगर आपके पास प्रॉपर रीजन है तो आपके पास एडिशनल 180 डेज मिलते हैं एप्लीकेशन करने का टू जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर ऑफ और कमिश्नर। तो मिस्टर एक्स बराबर बोल रहा वो रिवोकेशन के लिए फाइल कर सकता है। अगर एक बंदा हरियाणा में एक्सक्लूसिवली पोटैटो बेच रहा है प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ हिज लैंड विद इन हरियाणा एंड आउटसाइड हरियाणा, तो भी वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 23 ने बोला हुआ है कि अगर कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट सिर्फ अपना ये बेच रहा है, अपने कल्टीवेशन का बेच रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना में बंदा 22 लाख के टॉयज बेच रहा है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट कितने रुपीज का है, 20 लाख का लिमिट है। डन। टोटल 17 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। और गाइस आप लोग देखना दिसंबर 2025 में इवन इफ सीएमए इंटर पेपर 7B के अंदर जीएसटी में कोई क्वेश्चन आ रहा है रजिस्ट्रेशन के ऊपर से, तो हाई चांसेस है इन्हीं 17 टाइप में से कोई तो भी आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है? चलो मैंने मेरे साइड से सब कुछ कर लिया, अभी आपकी बारी है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, जीएसटी में कॉन्फिडेंस आ रहा है, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जीएसटी नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट का भी आप लोगों को रिवीजन वीडियोस मिलने वाली है। और सभी अपने सीएमए इंटर के फ्रेंड्स के साथ ये चैनल को जरूर शेयर करना, ठीक है? चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।